हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। हमारा आज का वीडियो जो है वो है भौतिक विज्ञान टॉप 15 में MCQs। ठीक है, इसकी क्लास 3 है। जिन दोस्तों ने अभी तक इसकी 2 क्लासें नहीं देखी हैं वो प्ले लिस्ट में जाएं और इसकी 2 क्लासें देखें, जब भी आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आप देख रहे हैं MS कंपटीशन पॉइंट मुरादाबाद, वाई सद्दाम सर। ठीक है, चलिए हम इसे शुरू करते हैं। वैसे तो ये बताने की कोई बात है नहीं कि रेलवे में जो साइंस का वेटेज है वो कितना होता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं, आगामी परीक्षाएं जैसे ग्रुप डी, NTPC आदि में इनका जो स्कोप रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है। तो देखिए RRB 2018 में क्वेश्चन आया है, तो यहाँ का इसका सही आंसर जो है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के कौन सा बल जिम्मेदार होता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, अनुदैर्ध्य बल और आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आकर्षण बल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश निर्भर नहीं करता। गुरुत्व स्थिरांक पर, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर, उनके द्रव्यमानों के योग पर, और चौथा ऑप्शन है उनके बीच की दूरी पर। तो इसका सही आंसर है उनके द्रव्यमानों के योग पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण डैश डैश के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो पहले ही ऑप्शन सही होगा, द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल पर। गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण डैश डैश के बराबर होता है द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण के त्वरण के गुणनफल के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वीय बल के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। इसका मतलब इनमें एक गलत है और 3 इसमें जो हैं आपके वो सही हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो पहला कथन हमारा है कि यह ब्रह्मांड के सही पिंडों पर लगा रहता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो यह ब्रह्मांड के सही पिंडों पर लगता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे की हम बात करते हैं, यह खगोलीय पिंडों के बीच कई प्रभावी बल पर होता है, ये भी सही है। और तीसरे की हम बात करें, परमाणुओं के लिए यह बल नगण्य है, ये भी सही है। अगर हम बात करें, यह है हमारे चौथा विकल्प, यह हमारे ब्रह्मांड में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान है। तो इसका यही आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो संबंध F बराबर GM1 G2 3M2 बटे R2 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सभी प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, इसमें ये मान दिया गया है। तो अगर हम इसमें पहले विकल्प की तरफ चलें तो पहला विकल्प है हमारा, आपका पहला विकल्प है राशि G गुरुत्वीय त्वरण के स्थानीय मान G पर निर्भर करती है। दूसरा विकल्प हम करें तो राशि G पृथ्वी की सतह पर अधिकतम है। तीसरा विकल्प हम देखें तो राशि G का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब दो द्रव्यमानों में से एक पृथ्वी हो। और चौथा ऑप्शन है राशि G एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे छठे प्रश्न का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो यह है आपका सातवां प्रश्न, दो पिंड जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान m है, एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। दूसरे निकाय में दो पिंड जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 2m है, एक दूसरे से r/2 दूरी पर रखे गए हैं। यदि प्रथम निकाय में पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो दूसरे निकायों के पिंड के गुरुत्व बल क्या होगा। तो NDA परीक्षा 2019 में आया है, इसका हम सही आंसर बताए थे, इसका आंसर आएगा 16F। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है आपका कि दिए गए दो कथनों फर्स्ट और सेकंड में कौन सा सत्य है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो कथन ए है दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणन का सीधा अनुपातिक है। कथन बी है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे अनुपातिक है।
तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो केवल एक सत्य है, जबकि बी असत्य है। केवल एक सत्य है और बी असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अगर हम इसके तरफ भी चलते हैं तो इसका सही देखो, तो दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर होने के पर उनके बीच की दूरी घट जाती है, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है। तीसरा विकल्प है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल घटने पर उनके बीच की दूरी घट जाती है। और चौथा है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना किए जाने पर उनके बीच लगने वाला बल 4 गुना हो जाता है। तो हमारा केवल विकल्प बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी और विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव से में ले जाया जाता है तो उसका भार होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें सही आंसर इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्रुवों पर ले जाने पर, दक्षिण ध्रुव पर ले जाने जाता है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर जब लेकर जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जबकि विषुवत रेखा पर इसका भार क्या हो जाता है, घट जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन है, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण डैश के साथ त्वरण का काम होता है। त्वरण का काम होता है तो इसमें पहला है, ग्रह की त्रिज्या घटने पर ग्रह के द्रव्यमान बढ़ते हैं। तो इन दोनों विकल्प में से तो कोई सा नहीं है। चलिए तो अगले में देख लेते हैं दो विकल्प, ग्रह की मात्रा में कमी और ग्रह की सतह की ऊंचाई में वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रह की सतह में ऊंचाई में वृद्धि। ठीक, 12वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है हमारा, समुद्र तल पर जब कोई भूमध्य रेखा से दोनों में से किसी भी ध्रुव यानी उत्तर या दक्षिण ध्रुव की ओर मुक्त पतन त्वरण जी बढ़ाता है तो इसका क्या कारण होता है? इसका क्या कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी लगभग एक दीर्घवृत्त है जिसमें भूमध्य रेखीय त्रिज्या इसकी ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा 21 किलोमीटर अधिक है। यानी कि मैं एक शब्दों को अगर बताऊं तो आपके ध्रुवों से विषुवत रेखा पर जो है त्रिज्या कितनी अधिक है, 21 किलोमीटर है, यानी कि एक नारंगी टाइप की है। ठीक, 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जी का मान है, जी का मान है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम, गलत आंसर है बिल्कुल। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, बिल्कुल गलत आंसर है। तो यहाँ पर ये पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम हो जाता है, ये तो यही सही है। यानी जी का मान जो होता है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम हो जाता है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं तो चौथा क्वेश्चन हमारा, 14वां क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है, मान लीजिए कि एक समान घनत्व वाले दो ग्रह 1 और 2 की त्रिज्याएं क्रमशः R1 R2, जहां R1 R2 से ज़्यादा है, इन ग्रहों की सतह पर गुरुत्व त्वरण किस प्रकार संबंधित है? तो इसका आंसर होगा, गुरुत्वाकर्षण G1 अधिक होगा G2 के अपेक्षा। यह एनडीए में क्वेश्चन आया है। तो 15वां क्वेश्चन अगर हम बात करें तो एक ग्रह का द्रव्यमान M1 तथा उसकी त्रिज्या R1 है, इसकी सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान G1 है। वहाँ पर एक दूसरा ग्रह भी है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पहले वाले ग्रह से 2 गुना है। दूसरे ग्रह की सतह पर गुरुत्व त्वरण निम्न में से कौन सा होगा? तो गुरुत्व त्वरण कौन सा होगा? तो G1/2, यानी कि गुरुत्व त्वरण का कितना हो जाएगा, आधा यहाँ से हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये भी न्यूमेरिकल टाइप ही है। पृथ्वी की सतह अथवा उसके निकट वस्तुओं के लिए गुरुत्व त्वरण G सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक G से किस प्रकार संबंधित है? अब यहाँ इन्होंने दिया है m पृथ्वी का द्रव्यमान और इसकी त्रिज्या होती है। तो अगर हम यहाँ से इसके देखें तो G बराबर mg यानी गुरुत्व त्वरण बराबर Gm/r²। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। 17 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जामों के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? शून्य। तो सभी को पता होगा किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? शून्य होता है। भाई इसको तो कोई भी कर देगा बिल्कुल। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन कंक्लूजन वाले होते हैं। देखिए, कथन 1, किसी पहाड़ी के शिखर पर एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार की तुलना में कम होता है यद्यपि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो कथन पहला सुन लीजिए। कथन क्या है? किसी पहाड़ी के शिखर पर एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार की तुलना में कम होता है यद्यपि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। कथन दूसरा क्या है? गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई के साथ साथ घटता है। गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई के साथ साथ घटता है। आपको ये देखना है, दोनों कथन अलग अलग सत्य हैं,
और कथन सेकंड, कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका मेरे हिसाब से तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो 19वां क्वेश्चन हमारा जो है वो है, पृथ्वी पर द्रव्यमान उतना ही रखते हुए यदि इसकी त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए तो जी का मान लगभग कितना बढ़ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे बढ़िया कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा 2%। कितना हो जाएगा? 2%। 20वां प्रश्न है, देखिए आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी तरीके से आते हैं, ना तो वो न्यूमेरिकल होते हैं ना वो थियोरिकल होते हैं, बट सारे जो होते हैं कंक्लूजन वाले होते हैं। तो हमारा जो 20वां क्वेश्चन है आज का वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 1/4 है। सही बात है, बिल्कुल 1/4 है। और चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 6वां हिस्सा है, ये भी बात सही है। इसमें हम पृथ्वी के द्रव्यमान का चंद्रमा के द्रव्यमान से लगभग क्या अनुपात होगा निष्कर्ष निकाल सके तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 100। इसका क्या अनुपात आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ से अब 21वां क्वेश्चन जो है क्या है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्रैक्टिस मात्र में आपको क्वेश्चन कराऊँ जो कि ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और यही सिलेक्शन का आधार बन सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, इसको वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, यदि विषुवत वृत्त की लंबाई 40,000 किलोमीटर है और घूर्णन वेग लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ध्रुव और घूर्णनों का वेग क्या होगा? ध्रुव और घूर्णनों का वेग क्या होगा? तो 0 होगा। ध्रुव और घूर्णनों का वेग जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं 22वां क्वेश्चन तो हम यहाँ से हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होगा। यहाँ पर जो स्थिति लिखी है इनमें की बात करें हम तो माउंट एवरेस्ट पर, कुतुब मीनार की चोटी पर, विषुवत रेखा पर, अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। तो हमने क्या बोला है कि क्या हो जाएगा जी का मान सर्वाधिक? तो अंटार्कटिका के किसी भी स्थान पर, क्योंकि ध्रुवों पर जाने पर क्या हो जाता है जी का मान सर्वाधिक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं 23वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि पृथ्वी की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है और चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। तो पृथ्वी की सतह पर किसी का भार कितना है? 60 न्यूटन। तो चंद्रमा की सतह पर कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखिए इसका सिंपल था, मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि 1/6 होता है चंद्रमा पर, तो अगर 60 का 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। भाई पृथ्वी की सतह का जो भार होता है चंद्रमा 1/6 होता है, तो अगर 10 का हम 1/6 करेंगे तो 60 का अगर 1/6 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो 24वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्न कथन कौन सा? द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है, गलत है बिल्कुल। भार अपरिवर्तित होता है, ये भी गलत है। द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है, ये इसका बिल्कुल सही है। क्या होता है? द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है। ठीक, चलिए अगर हम बात करते हैं 25वां, अभी जो पीछे क्वेश्चन हुआ था 23वां उसी के अकॉर्डिंग है यहाँ भी। तो यहाँ पर है निम्नलिखित कथनों में चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सही क्या है। तो पहला क्या है हमारा कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। बिल्कुल यही सही है, बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यही आपका आंसर सही हो जाएगा क्योंकि अभी हमने 60 वाले का 10 आंसर लगवाया है। ठीक है, 26वें क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो निम्न में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन, 26वां क्वेश्चन मोस्ट हो सकता है, निम्न में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सत्य है। देखो मैं स्पीड इसलिए ज़्यादा करता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस में स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपने लगभग थ्योरी से पढ़ी रखे होंगे। यहाँ हमारे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट है और मई में हमारे जो है एनटीपीसी की डेट के है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस पर आपको ध्यान दे रहा हूँ। चलिए आगे यहाँ करते हैं। यहाँ है यह अलग अलग स्थानों पर, इसमें जो आपका क्या है पहला है यह अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है, यह स्थिर रहता है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन सही है, वस्तु का द्रव्यमान सत्य है, यानी कि क्या होता है वह स्थिर रहता है। 27वां क्वेश्चन अगर हम देखें हम अपने इस सेशन का तो यह है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। एनडीए परीक्षा 2016 में आया है। तो ये पहला ऑप्शन है आपका कि किसी कमीनीदार तुला द्वारा लिए गए द्रव्यमान की माप उस स्थान पर सही होती है जहाँ के लिए उस कमानीदार तुला का संशोधन किया। गलत है बिल्कुल। ठीक है, किसी कमानीदार तुला द्वारा लिए गए द्रव्यमान की माप का सभी गलत, ये भी गलत है। तो यहाँ पर किसी कमानीदार, यहाँ पर देखिए किसी कमानीदार तुला का द्रव्यमान और द्रव्यमान के माप के स्थानों को सही, ये सही तो नहीं होता, गलत होता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जब 300 ऊपर के गलत है तो हम इसको पढ़ेंगे। किसी कमानीदार तुला का उपयोग द्रव्यमान मापन के लिए किसी भी स्थान पर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल देखिए ये बात है कि किसी भी स्थान पर नहीं किया जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है,
तो अगर हम 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो ये जोड़े मिलाने के लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, वस्तु का भार अधिकतम होता है, पहला है वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो मैं यहाँ पहले की अगर हम बात करूँ तो क्या है, पृथ्वी सतह पर। तो देखिए पहला ए का जो है 3, तो ए का 3 2 में है, सी और डी में। तो इसका मतलब दोनों, ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। तो कौन कौन से बचे, सी और डी। अगला हम देखते हैं, वस्तु का भार घटता है, वस्तु का भार घटता है पृथ्वी की सतह की ऊंचाई के साथ। तो इसका जो आपका दूसरे का जो हो गया वो कौन सा हो गया, पहला। तो यहाँ से उम्मीद लगाते हैं हमारा कौन सा हो गया, विकल्प सी। ठीक है, वस्तु का भार बढ़ता है, वस्तु का भार बढ़ता है तो जब वस्तु चंद्रमा की ओर शून्य बिंदु पर गति करती है, और वस्तु का भार शून्य होता है जब शून्य बिंदु पर होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, सी 28 का। ठीक, 29वां क्वेश्चन हमारा क्या है, वो ये आपका है कि कक्षा के में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूमि का कारण है। बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टीएस 2016 में दिया है ये क्वेश्चन। और देखिए एसएससी बहुत अच्छे क्वेश्चन आप करती है। ठीक है, तो यह है आपका कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूमि का कारण है। तो पहला ऑप्शन है आपका बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण, दूसरा है कक्षा के त्वरी बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, यही सही है बराबर वाला। इसका सही आंसर क्या है भैया, बी। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, और पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको। तो यहाँ से 30वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस परीक्षा में आया हुआ 2011 में। आईएएस का परीक्षा ऐसे नहीं होती केवल जैसा आईएएस बोल दिया और हम आईएएस हो गए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, दोबारा से हम देखते हैं इसको। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, पृथ्वी का आकर्षण इसका सही आंसर उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। समझ लीजिए सभी दोस्त, क्या कहा है, उसका आकर्षण, पृथ्वी का आकर्षण क्या होगा, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो यही आपको सही आंसर करना है इसमें। 31वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, ये भी यूपीपीसीएस प्री 2017 में आया है। पहला ऑप्शन है डापलर प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है रडार द्वारा, तीसरा है सोनार द्वारा, चौथा है पल्सर द्वारा। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा रडार द्वारा। कोई भी लगा देगा, अंदाजे से भी लगा देगा, इसको रडार से क्रिया की जाती है। 32वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 32वां क्वेश्चन है अपनी कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है रहता है। अपनी कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण करता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण करता है। और मैं मानता हूँ केंद्रीय विमुखी जिसे हम क्या कहते हैं अपकेंद्रीय बल, तो अभिकेंद्रीय बल, केंद्रीय अभिमुखी बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। तो यही आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पथ में घूम रहे एक उपग्रह के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आईएएस एनडीए परीक्षा 2017 में आया है। ठीक है, तो इसमें आपका हमारा जो होगा उपग्रह के, पहला ऑप्शन देखें, उपग्रह को भूमि स्टेशन से दूरस्थ नियंत्रण द्वारा परिक्रमा पथ पर रखा जाता है, बिल्कुल गलत है भाई, ये तो बहुत ही गलत है। दूसरा है उपग्रह को पश्चगति रॉकेट द्वारा परिक्रमा पथ में रखा जाता है और सौर ऊर्जा इसे पृथ्वी के चारों ओर, ये भी गलत है भाई। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, परिक्रमा पथ में घूमने के लिए उपग्रह को सौर पट्टिकाओं और ठोस ईंधन में ऊर्जा मिलती है, ये भी गलत है। इसका तो सही आंसर कौन सा होगा, फिर चौथा होगा। इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी देख लेते हैं कहीं एग्जाम में टच हो जाए तो। क्या है, परिक्रमा पथ में घूमने के लिए उपग्रह को किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। 34वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह, ये तो मतलब ऐसा मानिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह होता है। ठीक है, तो यह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से ही गतिमान होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा। ठीक, 35वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ, और 35वां क्वेश्चन कोशिश करेंगे सही करने की। देखिए, उपग्रह का उपयोग भू स्थिर कक्षा में दूर संचार रिले को रखने में होता है, एक कक्षा में उपग्रह कहलाता है जब, पहला कथन है इसमें कक्षा भू समकालिक होता है, बिल्कुल सही है। कक्षा वृत्ताकार होती है, बिल्कुल सही है। और कक्षा पृथ्वी के अक्षों में, ये गलत है भाई, तो पहला दूसरा सही है। तो पहला दूसरा जो है कि इसमें है आपका वो ए विकल्प में सही है।
तो ए विकल्प इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। और इसका कक्षा जो होती है 22,226 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। ठीक, चलिए 36वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गृह गति का केपलर नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग के बराबर होता है। यानी कि 36वां क्वेश्चन कहता है गृह गति का केपलर नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग के बराबर होता है। ऐसा 2013 में पूछा है। तो पहला ऑप्शन है अर्ध दीर्घ कक्षा, दूसरा है अर्ध दीर्घ कक्षा के वर्ग के, तीसरा अर्ध दीर्घ कक्षा के घन के, और चौथा अर्ध दीर्घ कक्षा के चौथाई की शक्ति के। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अर्ध दीर्घ कक्षा के घन के। 37वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल टाइप है। किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है। त्रिज्या 4r की कक्षा परिक्रमा अवधि क्या होगी? क्या होगी? तो इसका आंसर आ जाएगा 2√2t। 2√2t। नेक्स्ट 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? ये तो बहुत रिपीट क्वेश्चन है भाई, बहुत रिपीट आता है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका है इस पर गैसीय अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल के वेग से कम होता है। ये भी करेक्ट आंसर इसका ही हो गया। अब आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने, इस वजह से हमने इतने ही क्वेश्चन रखे हैं। तो यहाँ पर है आपका किसी भूस्तरीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितने किलोमीटर की होती है? तो इसका सही आंसर है 36,000। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताइए। और आप भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए आप हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।